कल आपने ये इक्वेशन पढ़ा था, दिख रहा है सबको? एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से किया था। हो सकता है बैलेंसिंग ना किया हो तो अपना कर लीजिएगा, क्योंकि बैलेंसिंग शायद बता रहे थे, नहीं ध्यान था। AlOH होल थ्राइस और NH4Cl आपने ऐसा बनाया। यही रिएक्शन एक और दी है मैंने, ZnSO4 प्लस NH4OH, इन दोनों को कंबाइन करा के क्या बनाया? ZnOH होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस। यही था। लास्ट में जल्दबाजी के कारण हम अभी एक बात यहां बताना भूल गए थे। यहां जो बन रहा है AlOH होल थ्राइस, यह एक प्रकार का अवक्षेप है, प्रिसिपिटेट है। अवक्षेप क्या होता है? रिएक्शन के दौरान बनने वाले ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में होते हैं और वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है अवक्षेप, मतलब प्रिसिपिटेट। शॉर्ट में हम उस प्रिसिपिटेट को PPT भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहां क्या करता हूं? अवक्षेप लिख देता हूं। अवक्षेप लिखते समय यह भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अवक्षेप कौन से कलर का आया, सफेद रंग का आया कि किसी अन्य रंग का आया। तो यदि व्हाइट कलर का अवक्षेप आता है तो उसको बोलते हैं व्हाइट PPT। व्हाइट PPT का मतलब होगा श्वेत अवक्षेप, यानी प्रिसिपिटेट। PPT जो सारे टर्म है मैं यहां लिख दूंगा। जिंक हाइड्रोक्साइड भी क्या है? व्हाइट प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा? PPT लिखा। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। नोट कर लो जल्दी से, कल जो मैंने रिएक्शन बताया था इनके नीचे लिख देना। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैसा अवक्षेप आता है? सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रिसिपिटेट। जिंक हाइड्रोक्साइड का कैसा अवक्षेप आता है? सफेद अवक्षेप, मतलब व्हाइट प्रिसिपिटेट। यह बात हमको किसी इक्वेशन को देख करके नहीं पता चलती है, इसके लिए लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कैसा कलर आता है। यहाँ तो थ्योरी है, थ्योरी में तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आप उस समय क्या करोगे, लैब में एल्युमिनियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाएंगे। किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर में ही डिजॉल्व है, अमोनिया वाटर में डिजॉल्व है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस सॉल्यूशन है। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद NH4Cl तो बनेगा ही, यह वाटर में मिक्स्ड सॉल्यूशन में मिक्स्ड है, लेकिन ये ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो डिजॉल्व नहीं होगा। यानी आप चाहें तो फिल्टर पेपर के माध्यम से, फिल्टर पेपर देखा ना लैब में, फिल्टर पेपर में ऐसे डालेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा फिल्टर पेपर को क्रॉस करके अलग हो जाएगा, और जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। इसका मतलब है उसके पार्टिकल्स बड़े थे जो फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाए और वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। क्लियर? यही बात यहां पर भी है। अब हम कुछ और भी एग्जांपल्स इसी तरह के लेंगे, उसे आपको रिएक्ट करना है। CrCl3, चलिए इसका नाम बताया गया है क्रोमियम क्लोराइड। अब जब क्रोमियम क्लोराइड है, नाम लिख लीजिए। क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? NH4OH से कराएंगे। चलिए अब आप रिएक्ट कराइए इसे, इक्वेशन आपको बनाना है। चलो है, हाँ देखो ये CrCl3 NH4OH से रिएक्ट कराया, ठीक है, जिसमें से Cr की वैलेंसी और OH, इन दोनों Cr और OH को हमें क्या करना है? पेयर करना है। रूल हमारा क्या चल रहा था? PS PS B, मतलब पेयर और सेटिस्फाई। तो किसका पेयर? Cr का पेयर किससे बनाएंगे? OH के साथ। पहले मैंने पेयर बनाया,
अब हमें क्या करना है, बैलेंसी सेटिस्फाई करना है। तो सीआर की बैलेंसी कितनी है, जैसे कि मान लिया हमको नहीं पता कि सीआर की बैलेंसी कितनी है, आप चाहो इसी फार्मूला में ढूंढ सकते हो कि सीआर की बैलेंसी, यहां देख सकते हैं इसकी बैलेंसी पड़ोस में मिलेगी। तो सीआर की बैलेंसी कहां है, सीएल के नीचे लिखी हुई है, अर्थात सीआर की बैलेंसी 3 होती है। ओएच की कितनी होती है, -1 होती, ये पता है, फिर भी मैं साइड में यहां लिख देता हूं सीआर में +3 होता है, ओएच में -1 होता है। अब देखिए सीआर में +3, ओएच में माइनस है, बैलेंसी को सेटिस्फाई करना, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी को इस साइड ले आएंगे, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को इधर ला रहे हैं, लेकिन लाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1 रखा हुआ है सीआर। अब कौन बचा, NH4 को हम Cl के साथ लिखेंगे, पेयर बनाएंगे ना पहले, PS हो गया, फिर से PS, तो पेयर किसके साथ बनाना है, NH4 के साथ। NH4 का पेयर किसके साथ, Cl। तो क्या मैं यहां Cl3 लिखूं कि Cl लिखूं, Cl भर लिखूंगा, क्योंकि यहां Cl के नीचे 3 इसलिए लिखा था क्योंकि इसका साथी क्या था। आज हम Cl के नीचे क्या लिखेंगे, इस बात का निर्णय कौन करेगा, NH4। इससे पूछेंगे ना, NH4 की बैलेंसी +1, Cl की बैलेंसी -1 इक्वल है, कुछ नहीं लिखा जाएगा, फार्मूला यही रहेगा। हमारे कितने स्टेप कंप्लीट है हर इक्वेशन में, PS लास्ट में B मतलब बैलेंस करना है। स्टेप वाइज चलेंगे तो कोई भी चीज गलत नहीं होगी, और यदि आपने स्टेप वाइज नहीं रखा तो कहीं बैलेंसिंग भूल जाएंगे, संतुलन करना भूल जाएंगे, कहीं बैलेंसी को सेटिस्फाई करना भूल जाएंगे। तो देखो Cl यहां कितने हैं, 3 का गुणा यहां कर दिया, OH यहां कितने हैं, 3 का गुणा यहां कर दिया, बाकी सभी बैलेंस्ड है। CrOH होल थ्राइस भी एक प्रकार का अवक्षेप है, और यह अवक्षेप कैसा होता है, ग्रीन प्रिसिपिटेट होता है, मतलब हरा अवक्षेप। कैसा अवक्षेप बना, यहां हरा अवक्षेप बनेगा, किसका, CrOH होल थ्राइस। अब मैंने 2 अवक्षेप के रंग आपको गिना दिए, पहला AlOH होल थ्राइस का कैसा अवक्षेप होता है, देखें हमने कभी देखा तो नहीं है, लैब में हम गए नहीं है, एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, इसको किसी तरह से हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, बार बार इसको समझौता करते रहना। इससे AlOH होल थ्राइस सफेद अवक्षेप, फिर इसके बाद ZnOH होल थ्राइस व्हाइट प्रिसिपिटेट, ट्वाइस लिखा था उसमें, थ्राइस तो नहीं लिखा था, ठीक है, हाँ, तो ये सफेद अवक्षेप हो गए। अब इसके बाद CrCl3 से जब रिएक्ट कराया तो CrOH होल थ्राइस आया। CrOH होल थ्राइस क्या होता है, ये भी एक प्रकार का अवक्षेप है, किस रंग का होता है, हरे रंग का अवक्षेप होता है, ग्रीन प्रिसिपिटेट हो गए। अब मैं एक और देता हूं इसी तरह का इक्वेशन करना, जिसकी बैलेंसी ना है साइड में लिख लिया करो आप। फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ, NH4OH के साथ। आगे आप समझ लो Fe की बैलेंसी कितनी यहां है, साइड में लिख देता हूं, पेज नहीं पलटाना, ठीक है। Fe की बैलेंसी 3 है, OH की बैलेंसी ऊपर लिख चुका हूं, ये साइड में लिख लिया करो। हाँ, इक्वेशन बनाइए इसका। देखो भाई, लगभग जब मैं यहां से भी राउंड किया तो लगभग 99% स्टूडेंट्स के आंसर सही है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इसको समझा देता हूं जल्दी से। FeCl3NH4OH को हमने रिएक्ट कराया, बार बार मैं क्यों ऐसा बोलता हूं PS क्योंकि हर बार आपको ध्यान दिलाता रहूं। PS मतलब P, पेयरिंग करना है, किसकी पेयरिंग करना है, आयरन की और OH की। तो हमने यहां लिख दिया Fe और OH लिख दिया। Fe की बैलेंसी कितनी है, 3 है, नहीं मान लिया हमको ध्यान आ रहा, तो इतना तो पता है कि आयरन की बैलेंसी इसके पास मिलेगी +3 है। कुछ ना कुछ तो याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा, पका पकाया हर चीज नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है। तो Fe है, और यहां पर इसको आपने रख दिया होल थ्राइस।
फिर इसके बाद मैं NH4 का पेयर किससे बनाऊंगा? Cl से। NH4 और Cl, ये मैंने पेयर बना दिया। अब अगला क्या है? सेटिस्फाई कर दिया, यहां भी पेयर बना है, सेटिस्फाई, +1 -1 इक्वल है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, फार्मूला यही रहेगा। अब हमें क्या करना है? लास्ट का जो स्टेप है, पांचवा स्टेप, पूरे इक्वेशन को बैलेंस करना, संतुलित करना है। OH यहां कितने हैं? 3 का गुणा कर दें। Cl कितने हैं? 3 का गुणा कर दें, हो गया। और यहां पर इसका जो प्रिसिपिटेट बनेगा, रेड प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट समझ गए ना क्या है? रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में बनता है, जो वाटर सॉल्वेबल नहीं होता, उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी कुछ राइटर्स इसको कहते हैं कि जो FeOH होल थ्राइस है, इसको थोड़ा सा यदि और हीट कर दिया जाए, तो जहां पर FeOH होल थ्राइस है, उसकी जगह आप लिख सकते हैं Fe2O3 लिख सकते हैं। अब ये Fe2O3 आया कहां से? FeOH होल थ्राइस, OH है ना, तो OH से निकलेगा वाटर और यहां पर Fe2O3 बन जाएगा। फिर इसके बाद कितने वाटर निकले ये तो हमको नहीं पता होता, तो उसके लिए कुछ तो निकले, कुछ एटमॉस्फेयर के भी वाटर मिल जाते हैं, ये हुआ XH2O। अब आप कह सकते हो, ये बजा कौन रहा है? अब आप ये कह सकते हो कि Fe2O3.XH2O है, ये आया कहां से? थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय बना होगा, मैं इसको फिर से समझा देता हूं। ये रेड प्रिसिपिटेट, इसको भी लिखा जाएगा। अब इसी बात को Fe2O3 मैंने कैसे लिखा? देखिए यहां 2 है, यहां 1 दिख रहा होगा, तो आप समझ रहे हो कि बैलेंसिंग कैसे होगी, तो मैं उस बात को अलग से समझा रहा हूं, आया कैसे। मैं यहां ले रहा हूं FeOH, OH कितने? 3। ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, यहां पर बॉन्ड नहीं, यहां तो प्लस माइनस है, लेकिन चूंकि मुझे समझाना है ताकि मैं ये बता सकूं कि यहां पर आयरन के साथ 3 OH है, बस इतना, इसको आप कोवेलेंट बॉन्ड ना समझना, प्लस। फिर इसके बाद मैं यहां पर एक आयरन हाइड्रोक्साइड और लाता हूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? 3 बैलेंसी है ना, यदि 3 प्लस होता है तो फेरिक, 2 प्लस होता है तो फेरस। हम यहां जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या था? फेरिक क्लोराइड। ये बात याद रहेगी। Fe में यदि 3 प्लस है तो उसको क्या बोलते हैं? फेरिक, ये आपका फेरिक होता है। और यदि Fe में 2 प्लस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि संस्कृत में हम इक का मतलब एक समझते हैं, तो यदि हम इक का मतलब एक समझ रहे हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पर +2 है, हमने यहां अस लिखा, तो कम से कम आप ये भी कह सकते थे सर यदि आप 1 नहीं लिख रहे हैं तो आप ये तो कह सकते हो कम वाले को 1 कह दो, ज्यादा वाले को अस कह दो, लेकिन आप इसका विपरीत चलोगे, उल्टा चलना है आपको। जिसमें ज्यादा बैलेंसी है उसको इक कहना है, और जिसमें कम बैलेंसी है उसे क्या कहना है? अस कहना। याद रहेगा। एक ही एलिमेंट की जब कई ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, उनको परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो वेरिएबल में 2 आ गई। आयरन में 2 तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं, +3 वाला भी आयरन होता है और +2 वाला भी आयरन का आयन होता है। +3 वाले को फेरिक, +2 वाले को फेरस। हाँ, इसको साल्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, साल्ट क्या? आयुपेसी के अनुसार आयरन 3rd और इसे आयुपेसी के अनुसार आयरन 2nd। ब्रैकेट में जो लिखा है ये उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है, साइड में इनको लिख लेना। चलिए, चर्चा हमारी ये चल रही थी कि Fe2O3.XH2O बना कैसे, तो देखते हैं। एक हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड यहां लिया, एक फेरिक हाइड्रोक्साइड में और लाऊंगा। कितने फेरिक हाइड्रोक्साइड में लाया? 2।
तो यहां से देखिए इसका H और इसका OH निकाल दो, वाटर निकल गया। एक का H एक का OH निकाल दो। अब ये आपकी मर्जी, किसका H निकालना चाहते हो किसका OH। इसका H और इसका OH निकालो, क्या निकल गया? 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। पढ़ के बताओ क्या क्या बचा? Fe2, Fe2। ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर मैंने क्या लिखा है? क्या 4? कौन बता रहा भाई? ऐसा नहीं, भक्त से बोले बाप, ये नहीं करना। सोच समझ के बोल। देखो आयरन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने बचे? 3। तो मैं इसको लिखूंगा Fe2O3 डॉट। अब कितने वाटर निकले थे? 3। तो ये वाले हो गए। कुछ एटमॉस्फेयर वाली भी नमी आ गई, वातावरण के भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल मिल गए। तो अब संख्या वातावरण का कितना आएगा ये तो पता नहीं है। कुछ सॉल्यूशन में पहले से पानी पड़ा हुआ था, इसमें कैपेसिटी होती वाटर को अपने ऊपर अवशोषित करने की, इसलिए 3 तो ये खुद हो गए, कुछ जलीय विलयन वाले हो गए, कुछ वातावरण जो भी कह सकते हैं वो डॉट XH2 आ गए। इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया है, समझ रहे हैं? 3H2O और बाकी और मिल जाए तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा Fe2O3 डॉट XH2O। किसी को और कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो ये रेड प्रिसिपिटेट इस तरह बन गया। साइड में अपना लिख लेना। हो गया। अगला देखो, ये हमने कलर कैसा लिखा? कौन कौन से मैंने कलर बताए? एक व्हाइट, व्हाइट में कौन कौन से? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। हरे में कौन सा है? क्रोमियम वाला, क्रोम हाइड्रोक्साइड। Fe कैसा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड, रेड। 2 को तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई रंग ही नहीं है। रंग नहीं है का मतलब रंग ही न लिखना, मतलब सफेद। हमको आवश्यकता नहीं है जिंक के बारे में, लेकिन 2 के लिए आवश्यकता है। तो उसके लिए यदि आप लोग चाहो तो मैं ट्रिक बता सकता हूं। फसल किस प्रकार की होती, फसल कैसी होती देखने में लगती है? हरे रंग की, ठीक है। फसल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रॉप। तो आप यहां ग्रीन क्रॉप कह सकते हो। अब ग्रीन क्रॉप, तालियां नहीं बजाना है। ग्रीन क्रॉप का मतलब है हरा ग्रीन हो गया, और क्रॉप से आपने क्या लिया? Cr ले लिया, जिसमें Cr आ गया मतलब क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड है, और ग्रीन क्रॉप। मान लो कोई पहले फ्रॉक पहनते रहे तो छोटे में फ्रॉक, अब नहीं फ्रॉक पहनी जाती, ठीक पहले फ्रॉक। तो जो फ्रॉक होते, फ्रॉक का भी तो कलर होता है, तो हम यहाँ फ्रॉक कौन सा कलर पसंद करेंगे? ध्यान देना, ग्रीन क्रॉप, रेड फ्रॉक। स्पेलिंग यही होती है, अरे जो होती है। हाँ, अब देखो यहां जो फ्रॉक लिखा है इसका मतलब फेरिक, फेरिक, ठीक है। तो फेरिक से रिलेटेड है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लाल अवक्षेप हो जाएगा। ये कौन सा अवक्षेप हो गया? हरा अवक्षेप हो गया। नोट कर लो। अब देखिए जो अमोनिया होता है, अमोनिया और भी किसी तरह रिएक्शन करता है। तो पहला हम एक और रिएक्शन कराने जा रहे हैं, लिखिए कंप्लेक्सिंग एजेंट। बेटा यहां सुनना, मैं जो हेडिंग लिख रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध करिए कि अमोनिया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। आपको तर्क देना है, आपको ऐसा कोई उदाहरण देना है जिसमें अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाने वाले एजेंट का कार्य करेगा। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं मैं पहले कॉम्प्लेक्स बना दूंगा और उसके बाद आपको बता दूंगा इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जो कि हम अभी उसको पढ़ नहीं रहे, थोड़ा सा भी यहां उसको समझ लेंगे, ध्यान से देखते भर जाना है। तो पहला क्या पूछा जाएगा कि आपको सिद्ध करना है कि अमोनिया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, मतलब संकर बनाने वाला एजेंट है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब होता है संकर बनाने वाला
ठीक है, संकर कारक जिसको कहा जा सकता है। हो गया। इसके अंतर्गत और क्या पूछा जाएगा कि आपको सिद्ध करना है कि अमोनिया एक प्रकार का लिगेंड है। लिखिए अमोनिया, ये हेडिंग है, चल रही मान के चलो, NH3H, बेटा बात नहीं करो है। अमोनिया एज लिगेंड, अमोनिया किसका कार्य कर रहा है? लिगेंड का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, लिगेंड को हम यहाँ लिगेंड ही कहेंगे, इसकी हिंदी भी है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक, अब देखो अगला आता है, अमोनिया सिद्ध करना है कि अमोनिया क्या होता है। अमोनिया एक प्रकार का ल्यूइस बेस होता है। अमोनिया एज ल्यूइस बेस, इंतजार करो मैं सब बताऊंगा, हिंदी हिंदी ना चिल्लाओ, ठीक है। ल्यूइस बेस, हो गया। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है? कंप्लेक्सिंग एजेंट, मतलब जो अमोनिया होता है कंप्लेक्स बनाने वाला एजेंट है, इसका आंसर देना है। दूसरा क्या है? अमोनिया किसका कार्य कर रहा है? लिगेंड का कार्य कर रहा है। लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो किसी को अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, दान में दे देते हैं। लोन पेयर डोनेट करने वाले एजेंट को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं। ध्यान रहेगा, अभी मैं अलग से लिख दूंगा। NH3 किसका कार्य कर रहा है? ल्यूइस बेस का कार्य कर रहा है। जब एसिड और बेस की परिभाषाएं दी जा रही थी, एसिड और बेस का कांसेप्ट चल रहा था, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषाएं बताई। आर्हेनियस ने कहा था कि मैं अम्ल उस पदार्थ को कहूंगा कि यदि किसी पदार्थ को पानी में घोल दिया जाए और घोलने के बाद यदि वह H+ आयन त्याग रहा है तो हम उसे अम्ल कहें। ये बात किसने कहा? आर्हेनियस ने कहा। और जो पदार्थ जल में घोलने पर OH- देता है मैं उसे क्षार कहूंगा। इस बात को भी किसने कहा? आर्हेनियस ने कहा। ठीक है, उतने में लुईस आते हैं। लुईस नाम के वैज्ञानिक हैं। लुईस ने यह कहा कि चलो ये बताओ, क्या जरूरी है दुनिया में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में H+ आयन निकल सकता है? क्या जरूरी है कि सभी पदार्थों में, यानी कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें OH- होता ही नहीं है, तो कैसे त्यागेगा वो? जिनमें H+ आयन है वो तो पानी में मिलाने पर वो H+ आयन त्याग सकता है। जिसमें OH- पहले से उपस्थित है वो पानी में मिलाने पर OH- त्याग सकता है। लेकिन ऐसे कोई पदार्थ भी हमारे पास होते हैं जिनके पास ना तो H है ना तो OH है, और यदि हम उसकी एसिड और बेस, और वो दुनिया में एसिड बेस का कार्य कर रहे हैं, तो हम उनकी कैसे परिभाषा देंगे? तो उसके लिए लुईस ने अलग से परिभाषा दिया कि देखो, तुम्हारे वाली थ्योरी में पानी की आवश्यकता पड़ती है, मोय वाले थ्योरी में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी किसी ने कहा ना कि मोय थ्योरी में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारे वाले थ्योरी में H+ OH- का जिक्र है, मेरी थ्योरी में H+ OH- का जिक्र नहीं होगा। तो आर्हेनियस ने कहा तो फिर क्या जिक्र होगा? इसने कहा मैं सिर्फ लोन पेयर का उदाहरण लूंगा और लोन पेयर के द्वारा ही मैं बताऊंगा। लुईस कहता है कि जो पदार्थ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसे मैं कहूंगा क्षार, और जो पदार्थ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसे मैं कहूंगा एसिड या अम्ल। आर्हेनियस ने कहा तीन तन में सब जने कंफ्यूज ना हो जाइए, तहु कहा था एक का कहीं अम्ल, वो कहता है कहीं क्षार, तो मोय वाले का कसर समझिए, तोय वाले कसर समझिए। कहे कोई बात नहीं, दुनिया तुम्हारे वाले को केवल अम्ल और क्षार के नाम से जानेगी, लेकिन जब लोग मुझे याद करेंगे तो मेरे नाम के द्वारा याद करेंगे। क्या याद करेंगे? लुईस एसिड और लुईस बेस के नाम से जानेंगे। हाँ हाँ, इन तला बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखो यहां पर क्या है,
अमोनिया का मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये अमोनिया में एक लोन पेयर होता है ना, और लोन पेयर वही त्यागेगा ना जिसके पास लोन पेयर होगा। अमोनिया अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करेगा, तो जो पदार्थ लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? यहां पर ये क्या करने जा रहा है? लोन पेयर डोनेट करने जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। ठीक है। अब यहां देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये देखा कि AgCl है, क्या है बेटा? वैसे AgCl का एक प्रेसिपिटेट, ध्यान सुनना इसको। क्यों कापियों पे क्यों समेटने लगे? हाँ ठीक है, इस तरह में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। कापियों को सब चुपचाप रखे रहा करो। देखो AgCl है, तो AgCl क्या होता है? एक प्रकार का प्रेसिपिटेट होता है। इसको ध्यान से समझना, और ये क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करते करते क्या बन जाता है? AgCl बनता है। और AgCl एक प्रकार का प्रेसिपिटेट, और मैंने अभी क्या कहा कि यह वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अमोनिया कहता मुहियाओं में तुरंत डिजॉल्व कर दो। कैसे? मैं अमोनिया गैस, मैं वाटर में जैसे पहुंचू, मैं डिजॉल्व हो जाऊं, मैं NH4OH बन जाऊंगा। तो जैसे NH4OH वहां बना, तो NH4OH एक सोल्यूशन बन गया ना। तो मैंने क्या कहा था? चाहे हम अमोनिया कहें, अमोनिया का जलीय विलयन, और या तो हम उसको NH4OH कहें। ठीक है। तो अमोनिया गैस नहीं, यहां अमोनिया का जलीय विलयन। तो अमोनिया का जलीय विलयन यहां पर आ गया। अमोनिया के जलीय विलयन को हम क्या कहेंगे? NH4OH कहेंगे। ये बात याद है ना? अब इसके बाद होता क्या है? AgCl पानी में नहीं घुलता था। हम सिंपली पानी में AgCl को डालते नहीं घुलता है। लेकिन इस बार हमने क्या किया? पहले हमने पानी लिया, पानी में अमोनिया गैस घोल दिया, अब क्या बन गया? NH4OH। अब हम AgCl को रहते हैं, नहीं घुलत रहते हैं, आज आप हम देख घुलिए कि ना घुलिए। ठीक, AgCl को हम डालते हैं, किसमें डालते हैं? NH4OH को। AgCl का पता नहीं लगता, घुल जाता है तुरंत। और घुल करके क्या बनाता है ये देखना। इसको कैसे बनाएंगे ये समझना। मैं यहां पर लाता हूं Ag, आप मुझे बताते जाओ Ag की बैलेंसी कितनी है? +1 है ना। यहां मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाऊंगा? Ag के ऊपर +1 है, जितनी इसकी बैलेंसी है उसकी अगली, बाद में लिखना, उसकी अगली सम संख्या क्या होगी? जिसकी जितनी बैलेंसी है उसकी अगली सम संख्या क्या होगी? इसकी बैलेंसी कितनी है? 1। अगली सम संख्या, सम संख्या पूछ रहा हूं, संयोग से अगला 2 ही है। ठीक है। जैसे मैं कहता किसी की बैलेंसी कितनी है? 2 है, तो अगली सम संख्या क्या बताओगे? 4 बताना है, 3 नहीं बताना। यहां संयोग है कि अगला तुरंत 2 ही आ गया, ध्यान देना। तो मैंने लिखा Ag की बैलेंसी +1 है, अगली सम संख्या 2 है, तो Ag के साथ 2 अमोनिया आते हैं, होल ट्वाइस। अब आप कहोगे सर अमोनिया कहां से आ गया? बताइए, NH4OH लिखे रहे हो, तो NH4OH का मतलब ही क्या है? NH3 + H2O। NH4OH का मतलब क्या है? NH3 + H2O। तो इससे NH3 यहां पर आ गया, क्या बचा इसका? अब कितने NH3 इसके पास जुड़े? 2 लिख दिया, 2 NH3 आ गए, 2 H2O और बनेंगे ना, वो मैं बाद में रख दूंगा इसका हिसाब। अब मैंने लिखा Ag के ऊपर +1 है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? मतलब Ag के ऊपर +1, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं। Ag के प्लस को अमोनिया ने अभी उदासीन नहीं किया, तो इसका जो चार्ज होगा ये आपने बाहर लिख दिया। ठीक है। अब इस प्लस को उदासीन करने के लिए Cl- आता है, और Cl- इसको यहां से उदासीन कर देता है। बाली का नाम सुना है? बाली किससे लड़ते लड़ते गुफा के अंदर चला गया था? किसी राक्षस से लड़ते लड़ते गुफा के अंदर चला गया। अब समझो, यहां अमोनिया है, अमोनिया किसी से लड़ते 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 गुफा के अंदर चला गया। अब यहां पर इंतजार कर रहे, देखो दरवाजा बंद,
ये देखो यहां से दरवाजा बंद, और जैसे दरवाजा बंद तो ये दरवाजा बंद होने के बाद यहाँ पर है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज के बाद यहाँ पर क्या उदासीन। दरवाजा बंद करने का मतलब हमने Cl माइनस रख दिया, बंद हो गए, साल्ट बन गए एक प्रकार का। अब इसके बाद यहाँ देखो क्या आया, 2 NH4 OH है ना, 2 NH3 और 2 वाटर मॉलिक्यूल बने थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 2H2O। इस तरह के बने हुए कंपाउंड को कहा जाता है संकर, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख करके कैसे पता चलेगा कि एक केंद्रीय परमाणु होगा, सेंट्रल मेटल होगा, और उसके साथ अंदर कोष्ठक में कुछ और भी मॉलिक्यूल रखे होंगे, फिर एक बड़ा सा कोष्ठक होगा। इस तरह यदि रखा हो तो देख करके बता दोगे फार्मूला को कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स बनाया किसने, जरा बताओ, किसने बनाया? सर आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। कॉम्प्लेक्स यहां बनाया किसने? अमोनिया ने बनाया। अमोनिया ने कॉम्प्लेक्स बनाया, इसीलिए अमोनिया को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाने वाला एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये आपका बना कॉम्प्लेक्स, हो गया, इतना बन गया प्लस और Cl माइनस। इसी क्वेश्चन को देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे यहां पर Ag प्लस लिख दिया, या मान लिया मैं चलो Cl माइनस एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि मैं अभी आपसे कह रहा था घुलता नहीं है, एक प्रकार का कहीं से प्रेसिपिटेट मिल गया। मैं इस बार इसमें क्या ला रहा हूं, NH3 और ब्रैकेट में एक ही लिख दिया। आप कहते सर इस तरह नहीं समझ में आता, यहाँ पर अमोनिया वाटर हमें अलग से निकालना पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इस तरह लिख सकते हो ना। तो आप क्या लिखोगे, जैसे अमोनिया का जलीय विलयन तो ये भी है ना। अब AgCl इसमें घुल गया, घुलने के बाद Ag प्लस अलग, Cl माइनस अलग, NH3 कहां जाएगा? Ag प्लस के पास। क्यों? क्योंकि जिसके पास प्लस होगा उसी को ही तो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, उसी के ही इलेक्ट्रॉन खो गए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन कोई ले गया, वो अपने इलेक्ट्रॉनों के इंतजार में होगा। तो अमोनिया जाता है किसके पास? Ag के पास। तो ये रख दिया आपने Ag। कितने अमोनिया जाएंगे? जितनी इसकी बैलेंस है उसका अगली सम संख्या के बराबर 2। अब देखो Ag का जो चार्ज है प्लस, और यहां पर आगे Cl माइनस। चाहे तो हम यहां ना भी लिखें, वो माना जाएगा, ठीक है। अब हमको वाटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर हमने 2 लिख दिए, लेकिन यहां वाटर है। इसको कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स, संकर, ठीक है। तो संकर बन गया। अब यहां जो NH3 होल ट्वाइस है, किसका कार्य कर रहा है? ये लिगेंड का कार्य कर रहा है। लिगेंड, इसका स्ट्रक्चर देखो, बताता हूं। Ag है ना, Ag में कौन सा चार्ज है? अमोनिया ने यहां क्या किया है? अमोनिया ने इसको लोन पेयर डोनेट किया। आपने पिछले साल पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है जो कंपाउंड अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, एक बॉन्ड ऐसे बनाए। Ag प्लस को इसने दिया, और यहां इधर से दूसरे अमोनिया ने एक लोन पेयर इधर से दिया। तो जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है उसका नाम क्या है? लिगेंड। अमोनिया लिगेंड का कार्य करता है। अब अमोनिया लुईस बेस क्यों है? क्योंकि जो लोन पेयर डोनेट करता है, लुईस की परिभाषा के अनुसार वो क्या है? लुईस बेस भी कहलाते, क्योंकि लिगेंड को लुईस बेस भी कहते हैं। लिखो, इतना नोट करो। NH3 लोन पेयर डोनेट करने के कारण क्या है? लुईस बेस। लुईस बेस की हिंदी लुईस क्षारक। हाँ, ये बताओ, बस इतना। AgCl का श्वेत अवक्षेप था। कैसा अवक्षेप था? तब तक था ना जब Ag प्लस Cl माइनस एक साथ जुड़े थे। अब Ag अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, बीच में कौन आ गया? अमोनिया आ गया। अब ये जो बना संकर, इसका रंग कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। अब इसको पानी में घोलोगे ना
तो Cl माइनस अलग हो जाएगा, ये जैसे दिख रहा है Cl माइनस अलग तैर रहा है, ये अलग तैर रहा है। संकर एक मैं आपको देता हूं, उसको इसी तरह बनाना है। हाँ चलिए बताइए मैं क्या करूं, NH3 एक ही लिख दूं कि NH4OH लिख दूं? NH4OH लिखने से एक फायदा ये होगा कि आप PSP रूल अप्लाई कर सकते हो, या यहां ध्यान रहेगा NH4OH को क्या मानना है, NH3 और H2O, तो जो वहां NH3 लाएंगे यहां से आया, बनाइए इसी तरह। देखो हर समय इजी नहीं मिलेगा, कोई ना कोई इक्वेशन तो डिफिकल्ट होगी, लेकिन जो हमने रूल बताया उसके अनुसार करोगे तो सही है। कितने स्टूडेंट्स का सही है? आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा सही है? मैं लिख रहा हूं, देखो मैं बता रहा हूं, देखो बेटा, और जैसा इसके पहले मैंने समझाया है वही रूल्स बताऊंगा, कोई दूसरा नहीं तरीका बताऊंगा। देखना, ध्यान से देखते बढ़ जाना, आप कॉपी में नहीं देखना, सही बनाया गलत बनाया कोई बात नहीं। CuSO4 लिखा है ना, NH4OH लिखा है। NH4OH का मतलब मैंने क्या बताया है, यही ना? तो मैं NH4OH न लिख के NH3 लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मुझे लिगेंड की आवश्यकता पड़ती है, तो लिगेंड मैंने यहां से ले, जितनी बार मैं NH3 लिखूंगा उतनी बार NH4OH है। तो मैं यहां लाता हूं क्या, Cu की बैलेंसी कितनी है, किन किन स्टूडेंट्स को पता है? सबको पता है ना, कितनी बैलेंसी है कॉपर की यहाँ, कैसे पता चला? हाँ, दो में से किसी एक आयन की बैलेंसी हमको पता होनी चाहिए जब नीचे कोई अंक नहीं लिखे होते हैं। SO4 का जो 4 है पहले से लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लस और ये क्या है, 2 माइनस है। अब मैं यहाँ ला रहा हूँ Cu में 2 प्लस है ना, मैंने आपसे क्या बताया था, जिसकी जितनी बैलेंसी होती है उसकी अगली सम संख्या के बराबर अमोनिया लाना है। कितने लाएंगे अमोनिया? 4। NH3 होल ट्वाइस, सॉरी 4 हो गया। पढ़ा हुआ चले उन्हें खुद नहीं यहाँ पता दूसरे को क्या पढ़ा, यही सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, भूल गए। देखो CuNH3 होल 4 हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ क्या आ जाएगा, अमोनिया ने इसके चार्ज को उदासीन किया क्या? नहीं किया। तो इसमें कितना प्लस था, तो बाहर तो 2 ही प्लस आएगा, और 2 प्लस को उदासीन करने के लिए इंतजार किए बैठा ना सुग्रीव ने, दरवाजा बंद कर दिया था। ये आकर के देखो SO4-2 हो गया। कितने अमोनिया लाया हूं मैं यहाँ, तो 4 का गुणा करूंगा। एक अमोनिया को तोड़ा था तो एक अमोनिया के साथ एक वाटर निकला था ना, 4 इसको तोड़ूंगा NH4OH को, तो 4 अमोनिया और 4 वाटर बनेंगे, तो प्लस 4H2O। इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। यहां पर ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता नीला होता है, ये विलयन है, इसको अवक्षेप न लिखना, मतलब कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाता है तो इसलिए विलयन लिखा, नीला विलयन होता है कॉपर सल्फेट का। लेकिन जब इसके साथ अमोनिया पहुंच जाएंगे तो ये गहरा नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गहरा नीला, विलयन का कलर गहरा नीला हो जाएगा। अब हम इसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कह दिए, लिगेंड क्यों कह रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं देखते हैं। Cu में कितना चार्ज है, अब इसको एक अमोनिया आता है, यहां से एक लोन पेयर अपना डोनेट कर दिया है। लोन पेयर डोनेट करने वाले को लिगेंड कहते हैं। लुईस कहता है जिसको तुम लिगेंड कहोगे अम्ल और क्षार के अनुसार, मैं उसको लुईस बेस कहूंगा। तो अमोनिया को लुईस बेस भी कहते हैं लुईस के अनुसार, और अमोनिया को क्या कहते हैं, लिगेंड भी कहते हैं। यहाँ एक अमोनिया ने यहाँ डोनेट किया, अगले अमोनिया ने यहाँ डोनेट किया, अगले अमोनिया ने यहाँ डोनेट किया, तो ये बन गया इस तरह का कॉम्प्लेक्स आयन। इस आयन को उदासीन करने के लिए बाहर इंतजार कर रहा है कौन, SO4-2। क्लियर है? नाम इसका बताना है
टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट लिख लो। टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। टेट्रा एमीन लिखना, एमीन नहीं, एमीन, A-double-M। टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा।